अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन्हें डिस्कस करना है। जैसा कि हमारे पास पहली दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हैं हमारे पास रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। कौन सी दो रहे हैं? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। तो बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में मिक्स कर जाते हैं कि बोथ आर सेम थिंग्स, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो उसके लिए हमने 5 डिफरेंस लिखे हैं, जो कि आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आप वही सेम टू सेम लिख सकते हैं, जिनको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले उन डिफरेंस की तरफ आते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ये 5 डिफरेंस हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, इनको हम बारी-बारी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यानी हम जब भी फूड लेते हैं, एक बात याद रखनी है कि जब भी हम फूड लेते हैं, वो किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो हमें जैसे आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जल सकती, ये बात याद रखिएगा। तो इसी तरह हमें खाना खाना जो हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन होगी तो हमारा खाना ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में और हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम ग्लूकोज की फॉर्म में फूड लेते हैं, जो आगे जाके ब्रेक होता है सेल्स में। कहाँ ब्रेक होता है? सेल्स में ब्रेक होता है। और क्या? 3 चीज़ें हमें देता है। एक देता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक एनर्जी। 3 चीज़ें हो गई। एनर्जी किस फॉर्म में देता है? एनर्जी देता है एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी देता है एटीपी की फॉर्म में, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में देता है। जिस तरह हम कहीं भी कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो हम रुपए में, डॉलर में हम वो खर्च करते हैं पैसे, हर पैसों की फॉर्म होती है। तो इसी तरह हम एनर्जी की फॉर्म किस में यूज़ करते हैं? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है। तो रेस्पिरेशन ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की ऑक्सीडेशन होगी। और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या गैस एक्सचेंज किसे कहते हैं? जिसे सिंपली कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, लंग्स की हद तक, लंग्स के एल्वुलाई की हद तक ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन हमने ली और कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सचेंज में बाहर निकाली। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। ऑक्सीजन आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन आएगी और साथ साथ दूसरी गैसेस भी आएंगी, लेकिन मेन गैस हमारी जो आएगी वो ऑक्सीजन आएगी। और एक्सहेलेशन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएगी। पहला डिफरेंस ये था। उसके बाद हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस रेस्पिरेशन के लिए। यानी रेस्पिरेशन हमारा क्या? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन के बाद ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रीदिंग के लिए लिखा हुआ है डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? कोई भी चीज़, पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस जगह ज़्यादा होता है और जिस जगह कम होता है, तो ज़्यादा जगह से कम जगह पे पानी फ्लो करता है। ठीक है। ज़्यादा जगह से कम जगह पे पानी फ्लो करता है। तो कोई भी चीज़ होगी, गैस होगी, पानी होगा, वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगी, मूव करेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई हमारे पास एनर्जी नहीं चाहिए होती। डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं बन रही होती यहाँ पर, जो हमारा ब्रीदिंग है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप क्या बताएंगे? डिफ्यूजन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी हायर कंसंट्रेशन के एरिया से किसी भी चीज़ का, मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना टू द लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर कमी हो। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस था। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस पे। ये रेस्पिरेशन के लिए कह रहा है कि इट अकर्स इनसाइड द सेल्स। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, जिक्र किया था कि रेस्पिरेशन जो होती है, जो हमारी एनर्जी बनती है, वो हमारी सेल्स के अंदर होती है। तो ये हमारे पास इनसाइड द सेल होती है, इसलिए इसे इंट्रासेलुलर प्रोसेस कहते हैं। जो सेल्स के अंदर होता है उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। और ब्रीदिंग जो है, वो लंग्स में ऑक्सीजन आती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सेल्स तक इसका कोई काम नहीं है। वो आगे ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी ब्लड के साथ, उसका आगे जिक्र करेंगे, वो बाद में होगी। लेकिन ये ब्रीदिंग का है कि इसमें कोई सेल्स में प्रोसेस नहीं हो रहा होता, सो इसे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेशन की अगर बात करें, तो ये एनर्जी बनाता है, जैसे ऊपर रिलीज किया, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी इज रिलीज इन द एटीपी फॉर्म।
जबकि हमारे पास ब्रीदिंग जो है, गैसियस एक्सचेंज जो है, इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती बल्कि खर्च हो सकती है, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। दिस इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कोई ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। ठीक है, अब कितनी ऑक्सीजन अंदर आती है, कितनी बाहर जाती है, और कौन कौन सी गैसेस साथ आती हैं और साथ जाती हैं, अब उसको डिस्कस करेंगे हम। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एग्जाम्स में लिखने के लिए। अभी है कि जो हम हवा अंदर लेते हैं उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कितनी नाइट्रोजन होगी, या कितनी और क्या चीज़ें होंगी। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एक हमारा एटमॉस्फेयर है, एक हमारा लंग्स है। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल है, जो सराउंडिंग है हमारी, उसके अंदर किसी भी चीज़ का 100% होता है। तो उस 100% में से 21% ऑक्सीजन होती है। क्या? 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, और 78% नाइट्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस कौन सी जो होती है, वो होती है नाइट्रोजन, 78%। लेकिन नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता गैसेज एक्सचेंज में या रेस्पिरेशन में। तो ये जिस तरह अंदर आती है उसी तरह बाहर चली जाती है। और 1% दूसरी गैसेज होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, हीलियम भी आ गई, जेनॉन भी आ गई, इस तरह और भी बहुत सारी गैसेज होंगी और पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 1% नहीं होती, ये याद रखिएगा, 1% से कम ही होती है, क्योंकि ये 1% दूसरी गैसेज है, कम कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगी हमारे पास तकरीबन 0.0 0.0 0.004 मान लिया आपने, 0.004%, बहुत कम होगी, 0.04%। ठीक है, तो ये बहुत कम होगी हमारे पास। और अगर हम आगे बात करते हैं कि ये लिखा हुआ है, योर बॉडी डजंट यूज मोस्ट ऑफ द एयर यू ब्रीद इन, मोस्ट ऑफ द एयर यू इनहेल्ड गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। बहुत काम की बात है, इसको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि आप जो गैसेस अंदर इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वो आपकी यूज़ नहीं होती जितनी आप लेते हैं। अब आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं ना अंदर, तो आपकी यूज़ कितनी होगी, सिर्फ 5% यूज़ होगी। ऑक्सीजन हमारी सिर्फ 5% यूज़ होगी, ऑक्सीजन हमारी सिर्फ 5% यूज़ होगी, सिर्फ 5% यूज़ होगी। और 15% क्या हो जाएगी, बाहर एक्सहेल हो जाएगी, 15% बाहर एक्सहेल हो जाएगी, 15% बाहर एक्सहेल हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.04% आती है, उससे डबल में एक्सहेल होगी, क्योंकि बॉडी में भी अलग से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, जो हमारा फूड ब्रेक हो रहा होता है। हमने बताया था ना कि हमारा फूड जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, उस ग्लूकोज को हम अगर लिख लें C6H12O6, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ब्रेक हो रहा होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में हमारे साथ एनर्जी बन रही होती है। तो एक ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल गई, एक ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक है, ये भी बाहर जाएगी, और उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर से आई थी, जो एटमॉस्फेयर से आई थी, वो भी बाहर जाएगी। तो डबल अमाउंट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर जाने वाली। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर ली, कितने परसेंट बाहर जाएगी, 5% बाहर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की भी इतनी बात कर ली, जितनी आई थी उतने डबल जाएगी, कितनी आई थी 0.04%, तो उससे ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, ये बात याद रखिएगा। और नाइट्रोजन जितनी आई थी उतनी ही चली जाएगी, और जो बकिया गैसेज हैं वो जैसे आई थी वैसे चली जाएंगी। तो ये हमारा भी डिस्कस हो गया। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे आएंगे। एक बात याद रखिएगा, जो मैं आपके बुक में लिखी हुई है, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, या उसकी अलग से स्लाइड नहीं है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि दो तरह के जानदार रहते हैं ना इस दुनिया में। ज़्यादातर एक जो रहते हैं ज़मीन खुश्की पर, ज़मीनी जो हमारी मखलूक है, और एक जो हमारी रहती है पानी की मखलूक। तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में नहीं होता पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन जो होती है वो पानी के साथ डिज़ोल्व होती है, और उसी के ज़रिए जो पानी के ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसी के ज़रिए ब्रीथ कर रहे होते हैं। और वो कितना पानी में होता है, 5% ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है, 5%। सो वी आर लकी, वी आर लिविंग ऑन द लैंड, वी आर गेटिंग 21% ऑक्सीजन। एंड पानी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन 5% ले रहे हैं, तो उनके लिए उनका कोई मेकेनिज़्म भी कुदरत ने बना दिया है। तो अभी हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड हमें कहती है कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ से हमारी रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेटरी सरफेस आप किसे कह सकते हैं, एल्वुलाई को कह सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे कि एल्वुलाई क्या होती है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज मेनली हो रहा होता है। बाकी जो हमारा पूरा सिस्टम है, ट्यूब्स हैं या और हमारे जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हमें जस्ट हेल्प कर रहे होते हैं। असल जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है वो हमारा एल्वुलाई से होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसकी सरफेस होती है उसका हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। अगर शॉर्ट में आता है तो आप ये 4 पॉइंटें लिख लेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे कि रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला रेस्पिरेटरी सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक है कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। दूसरा है कि वो सरफेस मॉइस्टेंड होनी चाहिए, यानी वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, नम होनी चाहिए। और तीसरी है कि थिन होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। थिन क्यों होनी चाहिए, थिन इसलिए होनी चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके, ठीक है। और फ्रीली परमिएबल, यानी परमिएबल यानी उससे गैस गुजर सके, ठीक है। परमिएबल उसे कहते हैं जिससे गैस गुजर सके। तीन तरह की हमारे पास चीज़ें होती हैं। एक होती है इसको डिस्कस करते हैं, पहले पॉइंट्स को डिस्कस करने। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम साथ होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी साथ डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो इसके लिए हम यहीं पर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हमारी जो है वो है लार्ज सरफेस एरिया। हमारा सबसे पहले क्या है, लार्ज सरफेस एरिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्वुलाई जो होते हैं वो हमारे पाउच की शक्ल में इस तरह होते हैं ना, ये ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, ये ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम पाउच के मुतालिक नहीं समझाएंगे। रेस्पिरेटरी सरफेस हम जो समझाएंगे, लार्ज सरफेस एरिया, वो मैं आपको किसी भी एक ब्लॉक ले लिया ना, ठीक है। एक ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है। ईंट ले ली एक हमने, ये हमारी ईंट है, ठीक। अभी यहाँ से हम पानी गुजार रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर पानी गिरा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसके ऊपर पानी गिराया, तो ये इसके अराउंड बहेगा ना पानी, इसको गीला करेगा, अराउंड से गीला करेगा, ठीक है। इसके जो बीच वाले अंदर वाले हिस्से हैं वहां तक कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। तो प्रॉपर यहाँ पर इसकी पानी इसको नहीं लगेगा, प्रॉपर गीला नहीं होगा। लेकिन अब इसी ब्लॉक को ये जो हमारे पास ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को अगर हम पीसेज में कर दें, तो जैसे हमने इस ब्लॉक को कर दिया हमने पीसेज में, इस ब्लॉक को हमने पीसेस में कर दिया, छोटे छोटे पीस कर दिए इस ब्लॉक के, ये छोटे छोटे ब्लॉक तोड़ दिया हमने ना, इसको पीसेस में कर दिया, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम पानी गिराते हैं, लेट्स सपोज ये हमने ब्लॉक पीसेस में कर दिया, इसके ऊपर अगर हम पानी गिराते हैं, इसके ऊपर अब हमने पानी गिराया, सॉरी, इसके ऊपर पानी गिराया, तो ये इसके अराउंड यहाँ से भी घूमेगा, इसके अराउंड, ये सब के अराउंड घूमेगा। यानी जो हमने पीसेस तोड़े वो अंदर के भी निकले, बीच वाले पीसेस भी थे, बाहर वाले भी थे, तो अराउंड पूरी तरफ से हमारा ये गीला होगा, हर पीस गीला होगा इसका। इसी तरह ही हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है, लार्ज सरफेस एरिया होने चाहिए, यानी जितनी छोटी साइजेज होंगी एल्वुलाई की, उतना ही हमारा गैसियस एक्सचेंज अच्छा होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, मॉइस्चर सरफेस। सरफेस वेट होनी चाहिए, इट्स सिंपल, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का इतना नहीं है। थिन होनी चाहिए, तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या है, थिन होनी चाहिए। इसके लिए हम करते हैं कि थिन होनी चाहिए। देखें, ये हमारे पास है एक पर्दा, ठीक है। आपने पर्दा लगाया है घर में, एक आपने लगाया है मोटा पर्दा, ठीक है। ये आप बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं, और यहाँ भी आप बैठे हुए हैं। अब ये पतला पर्दा है और वो मोटा पर्दा है। गैस जो हमारी आएगी, जो बाहर से हमारी हवा आ रही है, वो इससे इजीली आपको लगेगी आके ना, जो जाली वाला है, ठीक है। और इससे जो आएगी कम आएगी, या तो नहीं आएगी या कम आएगी। तो इससे क्या आएगी, कम आएगी, इससे काफ़ी ज़्यादा आएगी उसके मुकाबले में। तो जितनी थिन हमारी सरफेस होगी, ये सरफेस हमारी जितनी थिन सरफेस होगी, उतना गैसियस एक्सचेंज अच्छा होगा। और जितनी थिक होगी उतना कम होगा। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। फ्रीली परमिएबल होनी चाहिए, यानी गैसेस का एक्सचेंज आसानी से होना चाहिए, गैस आ भी सके और जा भी सके आसानी से फ्रॉम द सरफेस। तो ये उसका है, थिन एंड फ्रीली परमिएबल सरफेस। तो अब अगली पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा है एल्वुलाई, ठीक है। ये हमारा है एल्वुलाई, और इसके अराउंड हमारे पास ये हमारे साथ इधर से ब्लड की कैपलरी गुजरेगी, ठीक है। अब ये जो हमारी गैस आती है लंग्स से हमारी कहाँ आती है, लंग्स से हमारी आती है एल्वुलाई में। लंग्स से हमारी पैसेजेस से घूमते हुए ये आती है एल्वुलाई में, ठीक है। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है हमारी,
ये जो ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर आई, ये अब एक्सचेंज होगी किसके साथ? ब्लड के साथ। ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो फूड से बनी थी वो ब्लड में आई है अभी सेल्स के ज़रिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाके यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और जो हवा के साथ पहले आई थी वो भी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये बात थी हमारी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास होगा तो हमारी ऑक्सीजन काम की होगी। ऑक्सीजन हम क्यों ले रहे हैं? ऑक्सीजन हम ले ही इसी ले रहे हैं कि हमारी ब्लड में ये जाए ऑक्सीजन, और ब्लड कहाँ ले जाएगा? ब्लड इसको ले जाएगा सेल्स के पास, ब्लड इसको ले जाएगा सेल्स के पास, और सेल्स में क्या होगी? हमारी रेस्पायरेशन होगी। ये पूरा प्रोसेस पे अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं, तो आपको और मज़ीद समझ आएगा। तो ये आपको ओवरव्यू आ गया होगा कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो आएगी वो हमारे नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, मुंह से होती हुए, जहाँ से आप सांस लेंगे, वो नेज़ल कैविटी से होते हुए आपके लंग्स में आएगी। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी, एल्विलाई में जाएगी। ठीक है, और वहाँ से फिर बाहर पास हो जाएगी, और जो पहले आई थी ओरल कैविटी, नेज़ल कैविटी के ज़रिए, वो भी बाहर ही जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो जगहों की, एक आने वाली और एक ब्लड वाली, दो जाएंगी। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा और ब्लड उसको सेल्स के पास ले जाएगा ताकि उसकी रेस्पायरेशन करवा सके फूड की। ठीक है, तो ये चारों पॉइंटें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे हम चलते हैं। आगे हाँ, ये है हमारे पास कि हमारी ऑक्सीजन का पाथवे क्या है या कार्बन डाइऑक्साइड का पाथवे क्या है। हमारी जो पाथवे गैसियस एक्सचेंज है वो किस किस रास्तों से गुजर के आता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। देखें, पहले हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से जाएगी? नोज से जाएगी। ऑक्सीजन, सॉरी एयर कह दें यहाँ पर बेटर रहेगा। ठीक है, गैस कह दें। ठीक है, तो हम सांस दो जगहों से लेते हैं ना, बेटर है कि हम नाक से लेंगे क्योंकि कुदरत ने वो निज़ाम बनाया, लेकिन हम मुंह से भी लेते हैं। तो वो मैं बताऊंगा मुंह से और नाक से कहाँ से फ़ायदेमंद है और क्यों, वो आगे बताऊंगा। नोज से आएगी, ठीक है, और मुंह से आएगी। ठीक है, नोज से आएगी और मुंह से आएगी। ठीक है, ये नोज है, ये आपका मुंह है, यहाँ से आएगी। फिर ये जो आपकी आगे ट्यूब बनती है, इसको इधर यहाँ पर, इसको नेजल कैविटी कहते हैं, जो नाक के साथ कनेक्टेड होती है ट्यूब, जो आपको नजर आती है। और मुंह जो है आपका, वो उसे ओरल कैविटी कहते हैं। तो माउथ के लिए ओरल यूज होता है लफ्ज, और नोज के लिए नेजल यूज होता है। ठीक है, इन कैविटीज में जाएगी, और इन कैविटीज के बाद आपकी जाएगी फेरिंग्स में जाएगी। ठीक है, इन कैविटीज के बाद आपकी जो गैस है ये फेरिंग्स में जाएगी। ठीक है, ये गैस आपकी जाएगी फेरिंग्स में, ये गैस आपकी फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स के बाद आपकी लैरिंग्स आएगी। ठीक है, ये फेरिंग्स के बाद आप, ये फेरिंग्स है आपकी, सॉरी, ये फेरिंग्स है आपकी, ये आपकी फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लैरिंग्स है, सॉरी ऊपर निकल गया मैं, यहाँ तक लैरिंग्स है। इसके नीचे फिर आपके पास जाएगी ये ट्रेकिया में जाएगी। लैरिंग्स के पार्ट हम डिस्कस करेंगे आगे। ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के बाद जो ट्रेकिया है वो हमारे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, द मेन ब्रोंकाई। और फिर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगे। ठीक है, राइट लोब में हमारे पास, सॉरी राइट लंग में, और हमारे पास लेफ्ट लंग में। ठीक है, लेफ्ट लंग में हमारे पास तीन ब्रोंकाई, ठीक है, और राइट लंग में हमारे पास गालबन दो ब्रोंकाई होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है तीन ब्रोंकाई इन द लेफ्ट लंग, एंड इन द राइट लंग दो ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होंगी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में, फर्दर ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में, और उसके आगे इसके पास एल्वुलाई होंगे जहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा। एल्वुलाई आर पाउचेस, रिमेंबर एल्वुलाई आर पाउचेस, एंड दीज आर द रेस्पिरेटरी यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एमसीक्यूज आ सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। असल में फंक्शन कौन कर रहा है? फंक्शन आपका एल्वुलाई कर रहा है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा पाथवे है, पहले नोज, नोज से नोज या नेजल कैविटी, तो उसके बाद नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखें, ये वही बात है। अब सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी? एयर सबसे पहले जाएगी हमारी नोज में, एयर सबसे पहले हमारी जाएगी नोज में। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट आपकी लिखी हुई है, एयर हमारी जाएगी नोज में। ठीक है, तो ये है एयर एंटर्स द नोज,
एयर एंटर्स योर बॉडी थ्रू टू ओपनिंग्स इन योर नोज कॉल्ड नोस्ट्रिल। ये जो दो ओपनिंग आप देख रहे हैं जो आपको नजर आ रही हैं, एक उस तरफ होगी, तो इनको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। कौन से नॉस्ट्रिल्स? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएंगी? नेजल कैविटी में। यहाँ पर आपके अंदर की तरफ होगी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। एंड याद रखें गैस गैस के जाने का सबसे मेन पाथ कौन सा है? नोज। यहीं पर मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि हमारे नाक में हेयर्स होते हैं, कुदरत ने हेयर्स दिए हैं, हमारे पास सीलिया दिए हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल में क्यों दिए हैं? ताकि हम हवा के साथ जो हम जर्म्स ले रहे हैं, हवा के साथ जो हमारी मिट्टी अंदर आ रही है, डस्ट अंदर आ रही है, उसको ये ट्रैप कर सकें। हेयर्स क्यों होते हैं? हेयर्स आपके पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप करते हैं। सीलिया, सीलिया भी ट्रैप करते हैं। सीलिया क्या होते हैं? एक स्टिकी लेयर होती है आपके इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर कैविटी में, नेजल कैविटी में, जो इसको जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप कर देती है अपनी तरफ, और वो फिर एक वेस्ट मटेरियल होके आप बाहर जम जाती है, जो निकल जाती है। ठीक है, तो ये डस्ट को ट्रैप करेगा। ठीक है, पोलन जो हमारे फूलों से उनके एंथर वगैरह निकलते हैं उनको ट्रैप करेगा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स सॉरी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करेगा और फिर ये निकल जाएंगे। इनका प्रोसेस क्या होता है? इनका प्रोसेस यह होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं डस्ट का, मिट्टी का, तो मिट्टी जो है हवा से वेट में ज़्यादा है, मास में ज़्यादा है। तो ये जिस तरह टकराएंगे अंदर, ठीक है, तो टकरा टकरा के ये बैठ जाएंगे, पार्टिकल्स जो है ये अंदर नहीं जा पाएंगे। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, वैसे डिटेल है आपके लेवल पे, इतना इनफ है। तो सबसे पहले एयर नोज में जाएंगे, नोज के बाद कहाँ जाएंगे? नोज के बाद जाएंगे नेजल कैविटी में। काइंडली करेक्ट, ये नेजल कैविटी है, वी नहीं है, एस से। ठीक है, एयर जाएगी नेजल कैविटी में। एयर कहाँ जाएगी? नेजल कैविटी में। एयर देन पासिस थ्रू द नेजल कैविटी एंड इज वार्म्ड एंड मॉइस्टेंड, जो मैंने आपको बता दिया। वार्म कौन करेगा, मॉइस्टेंड कौन करेगा? आपके सीलिया करेंगे। सीलिया क्या होंगे? वो जो स्टिकी लेयर बताई ना, उसके साथ लगे हुए होते हैं सीलिया। ठीक है, और सेल्स होते हैं असल में, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, स्टिकी लेयर वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो आपके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं इन्हीं इसी कैविटी में, जो उसे सिक्रीट कर रहे होते हैं, उसे पैदा कर रहे होते हैं। तो उसके साथ सेल्स जो होते हैं, उसके साथ वो सीलिया लगे होते हैं, जो उसको वार्म और मॉइस्चन करेंगे। तो आपकी जो हवा का प्रेशर है, हवा का जो टेम्परेचर है, वो बाहर के टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। ये भी याद रखिएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी हवा का जो आप अंदर ले रहे हैं, वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, वार्म हो जाती है क्योंकि। ठीक है, म्यूकस लाइन्स द नेजल कैविटी। ठीक है, और उस म्यूकस में जो सेल्स होते हैं उनके साथ सीलिया लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस ट्रैप्स डस्ट, पोलन एंड मटेरियल्स दैट वर नॉट ट्रैप्ड बाय द नेजल हेयर्स। पहले हेयर्स आते हैं, फिर अंदर म्यूकस आती है नेजल कैविटी में। ठीक है, तो वो उसको ट्रैप करेगा। दिस इज द सेम थिंग। सबसे पहले नोज में आई है, नोज के बाद आपकी आई नेजल कैविटी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहाँ जाएगी? आगे आपकी एयर जाएगी फेरिंग्स में। कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। ये याद रखिएगा, फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे है, फूड का भी और गैसेस का भी। ठीक है, उसके बाद आगे डिवाइड होती हैं ये। ईसोफेगस अलग नज़र आता है, लैरिंग्स अलग नज़र आता है। लैरिंग्स जो होता है वो है गैस का होता है, और जो हमारा जो ईसोफेगस है वहाँ से फूड पास होता है। एयर इंटर्स अ ट्यूब लाइक पेसवे यूज्ड बाय फूड लिक्विड एंड एयर कॉल्ड द फेरिंग्स। ठीक है, द एपिग्लोटिस, अ फोल्ड ऑफ टिश्यू फोल्ड्स डाउन ओवर द फेरिंग्स। ठीक है, व्हेन स्वेलिंग फूड। इसको मैं आपको आगे बताता हूँ लैरिंग्स में, एपिग्लोटिस क्या होता है और ग्लोटिस क्या होता है। सबसे पहले कहाँ गई? नोज में, नोज से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में। आई एम सॉरी, अभी आ गई आपकी ये एयर लैरिंग्स में। कहाँ आ गई? लैरिंग्स में। यहाँ पर हम आपको ग्लोटिस भी डिस्कस करेंगे एंड एपिग्लोटिस भी डिस्कस करेंगे। एयर कहाँ आ गई? हमारी आ गई एयर लैरिंग्स में। ठीक है, एयर हमारी आ गई लैरिंग्स में। ठीक है, अब कहता है कि वोकल कॉर्ड्स हैं आपके, टू फ्लैप्स ऑफ टिश्यू आर अटैच्ड टू योर लैरिंग्स फोर्सिंग एयर बिटवीन द कॉर्ड्स causing them to vibrate when you speak muscle tighten loosen। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैरिंग्स है क्या। ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले कहाँ से आई थी? नोज से आई थी, नोज से नेज़ल कैविटी में गई थी। ठीक है, और नेज़ल कैविटी से हमारी गैस कहाँ गई थी? फेरिंग्स में गई थी, जो कॉमन पाथवे था फूड एंड एयर का।
और फेरिंक्स से अभी आ गई लैरिंक्स में। ठीक है, अब लैरिंक्स के स्ट्रक्चर को समझ लें, उसके बाद ये चीज़ें आपको आज खुद हम पढ़ देंगे। आप तो हाँ ये तो बता दी हैं आपने। ठीक है, इसको थोड़ा तरफ कर दें, जगह नहीं है मुझे यहाँ पर बताने की, तो मैं ट्राई करूँगा आपको यहीं पर बताने की। ठीक है, ये है आपका फेरिंक्स। ठीक है, अब ये है आपका लैरिंक्स, एंड ये है आपका ईसोफेगस। ये है आपका ईसोफेगस और ये है आपका लैरिंक्स। हम बात करेंगे, ये आपका है ईसोफेगस, ये वाला जो पाथवे है ये है ईसोफेगस, और ये है आपका लैरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स से आगे ये अलग हो रहे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे लैरिंक्स की। ठीक है, हम बात करेंगे लैरिंक्स की। लैरिंक्स आपकी बॉडी के अगले हिस्से पे होता है, वेंट्रल साइड पे आपका लैरिंक्स होता है। ईसोफेगस आपके पोस्टीरियर साइड पे होता है, लैरिंक्स से पीछे पोस्टीरियर साइड। तो हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक फ्लेप ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, फ्लेप ऑफ टिश्यू होता है, यानी एक लिड होती है, लिड, ढकनी समझते हो, ढकनी, उसी तरह एक लिड होती है। क्योंकि जब आपका फूड ऊपर से आएगा, जब आपका फूड यहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से जाएगा ईसोफेगस के। फूड का इधर कोई काम नहीं है। ठीक है, फूड का इधर कोई काम नहीं है लैरिंग्स में, फूड का काम है कि वो ईसोफेगस में जाए। ठीक है, तो जब ये आएगा तो इसके चांसेस हैं कि ये लैरिंग्स में चले जाए। क्योंकि आप क्यों खांसते हैं, कभी कभी आप पानी पी रहे होते हैं तो आपको बीच में खांस आ जाता है, खांसी आ जाती है, क्यों, पानी चला जाता है इस ट्यूब में, लैरिंग्स में। ठीक है, क्योंकि आप बात भी साथ कर रहे होते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे पास जो एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि आपका फूड यहीं से ही पास हो जाए। जब फूड पास होता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं, जैसे ही फूड यहाँ पर पहुँचता है, स्टिमुलस मिलता है, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और फूड यहाँ से आसानी से चला जाता है। अगर ये बंद ना हो, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए, जब आप बात भी कर रहे हो, खाना भी ले खा रहे हो मुंह में, तो ये कभी कभी इस तरफ भी चला जाता है, पानी के साथ भी इस तरह होता है, तो ये आप खांसने लगते हैं। तो ये आपकी जो कवरिंग है, जो आपकी लिड है, जो आपकी ढकनी है, उसे कहते हैं एपीग्लॉटिस। और ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग, ढकनी नहीं, अब इसके नीचे जो हल्की ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, इसको कहते हैं, ये जहाँ पर ये स्पॉटलाइट मैंने मार्क की हुई है रेड कलर की, इसे कहते हैं ग्लॉटिस। तो याद रखिएगा, ओपनिंग है ग्लॉटिस और कवरिंग या लिड है एपीग्लॉटिस। अब लैरिंक्स से आपकी ट्यूब, ये भी याद रखिएगा, लैरिंक्स से आपकी ट्यूब। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस हो गई आपकी, ये एपीग्लॉटिस हो गई। अब इसी जगह पे, ये जो आपकी यही जगह है, इसी जगह पे आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिससे आपका आवाज़ निकलता है, आवाज़ निकालने में आपको मदद देते हैं। तो इन वोकल कॉर्ड क्योंकि यहीं पर मौजूद हैं, तो इसलिए लैरिंग्स को हम कहते हैं कि लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स। क्या है, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स क्या है, हमारा साउंड बॉक्स है। ठीक है, अब किस तरह वोकल कॉर्ड काम करते हैं, उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वोकल कॉर्ड्स किस तरह काम करते हैं। ये हैं आपके वोकल कॉर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये मैंने रिमूव कर दिया। ये हैं आपके वोकल कॉर्ड्स, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये ओपन है, ये क्लोज है। ये आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स की ओपनिंग है, साथ में ये वोकल कॉर्ड्स लगे हुए हैं, ये आपके कार्टिलेज हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आप सांस ले रहे होते हैं, ये तो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स में तो हवा ही जाएगी, सांस ले रहे होते हैं, तो ये ओपन होते हैं। क्या होते हैं, ओपन होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और जब आप आवाज़ निकाल रहे होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज। तो ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जो आपको आवाज़ निकालने में मदद देते हैं। दैट्स वाई लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। तो आप ये पॉइंट लिख लें कि, सॉरी, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज, वॉइस बोल दें या साउंड बॉक्स बोल दें। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। और दूसरा है कि लैरिंग्स इज अ ट्यूब, लैरिंग्स इज अ ट्यूब। ठीक है, और उसके अलावा जो है, हाँ ये भी बात याद रखें कि लैरिंग्स में हमारे पास जो लिड होती है, लिड, लिड की हमने बात की ना, वो होती है एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस।
उसके अलावा जो लैरिंक्स में जो ओपनिंग होती है एपिग्लॉटिस के नीचे, उसे क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। अभी डिस्कस किया ना, उसे कहते हैं ग्लॉटिस। तो ये एमसीक्यूज, ये आपका एमसीक्यूज बन गया, ये आपका एमसीक्यूज बन गया। ठीक है, और वॉइस निकालने में कौन मदद कर रहे होते हैं, दीज फोल्ड्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा था हमने, वोकल कॉर्ड्स। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया लैरिंक्स के बारे में। अब ये जो लिखा है इन्हें हम डिस्कस करेंगे कि वाकई हमने जो चीज़ें बताई ये सारी लिखी हैं या नहीं। अब पहली पॉइंट लिखी है, हम इससे पढ़ते हैं। वोकल कॉर्ड्स टू फ्लैप्स ऑफ टिश्यू अटैच्ड टू योर लैरिंक्स। ये वोकल कॉर्ड्स हमने बताया टू फ्लैप्स ऑफ टिश्यू हैं, ठीक है, जो लैरिंक्स में, जो हमें आवाज़ निकालने में मदद देते हैं। प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, फोर्सिंग एयर बिटवीन द कॉर्ड्स। ठीक है, जब एयर फोर्स करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन यू स्पीक मसल टाइटन और लूजन योर वोकल कॉर्ड रिजल्टिंग इन डिफरेंट साउंड। ये लूज भी हो जाते हैं, टाइट भी हो जाते हैं, तो डिफरेंट साउंड्स निकल रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू वोकल कॉर्ड मोशन। शॉर्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वोकल कॉर्ड्स मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड। ठीक है, एंड लॉन्ग और रिलैक्स्ड वोकल कॉर्ड मेक अ डीप टोन्ड साउंड। ठीक है, डीप साउंड जो बहुत ग्रेव होता है, बहुत हेवी साउंड होता है, वो रिलैक्स्ड वोकल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है योर ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन योर थ्रोट, टंग, चीक एंड टीथ। और ये जो कभी मसल फोल्ड हो रहे हैं, कभी ओपन हो रहे हैं, कभी रिलैक्स हो रहे हैं, कभी एपिग्लोटिस बंद कर रहा है आपके ट्रेकिया सॉरी लैरिंक्स को, ताकि फूड इसोफेगस से पास हो जाए, तो ये सारा जो हमारा है ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है। अब सो ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम पढ़ रहे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेकिया की, ताकि एयर अभी लैरिंक्स से कहाँ जाएगी, एयर जाएगी ट्रेकिया में, एयर जाएगी ट्रेकिया में। हमने कहा क्या, सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी, एयर हमने सबसे कहा पहले एयर हमारी जाएगी नोज में, नोज से हमारी जाएगी नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से जाएगी फेरिंक्स में, फेरिंक्स से जाएगी लैरिंक्स में, लैरिंक्स से अभी जाएगी ट्रेकिया में। ट्रेकिया इज अ ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब। ट्यूब का जब भी अगर एमसीक्यूज आता है तो आप बेस्ट कौन चूज करेंगे, ट्रेकिया को चूज करेंगे। ट्यूब तो लैरिंक्स भी है, ठीक है, लेकिन सिंस इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब तो आप इसको चूज करेंगे। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास साइज है ट्रेकिया की, वो है 12 इंच, सॉरी मैंने सॉरी 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर इसकी साइज है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दिस वुड बी अराउंड 4.5 इंच, 4.5 इंच। तो ये आपके बुक में ये लिखी होगी और ये मैंने सेंटीमीटर में आपको बता दी। ठीक है, और इस ट्रेकिया में जो हमारी ट्यूब है, ये ट्रेकियल ट्यूब है, इसके अराउंड कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, 14 से 16 कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज की भी टाइप्स होती हैं, तो कार्टिलेज कौन से होते हैं, HYALINE, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं 14 से 16। ठीक है, और इनकी शक्ल क्या होती है, दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज, दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, 14 से 16 जो पूरे ट्रेकिया में होते हैं। इनके अंदर जो इनका जो ल्यूमिन है, ये जो ट्यूब का ल्यूमिन है, ट्यूब का जो बीच वाला हिस्सा जहाँ से गैस पास होगी, इस ल्यूमिन की ये जो कैविटीज़ हैं साइड से, सॉरी एपिथीलियम है, इसमें क्या होगा, म्यूकस होगा, सीलिया होंगे, और वही जो नेजल कैविटी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ये यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे, डस्ट बैक्टीरिया और पोलन का। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पर हो गया। ठीक है, और एक चीज़ मुझे शायद बतानी, हाँ एक चीज़ और बतानी थी, कि ये जो आपकी ट्यूब है, यहाँ से आपके सी शेप कार्टिलेज है, लेकिन ये सी शेप्ड कार्टिलेज है ना, ट्यूब तो गोल होगी, ट्यूब तो क्या होगी, ट्यूब हमारी होगी गोल होगी। तो इसके पीछे क्या होता है, दिस इज लाइक हमारी ट्यूब ना, तो इसके अराउंड हमारे पास क्या है, इसके अराउंड हमारे पास जैसे इतना तो हमारे पास कार्टिलेज आ गया, इतना हमारे पास क्या आ गया, आई मीन के इतना हमारे पास आ गया कार्टिलेज, ये हमारे पास आ गया कार्टिलेज। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला हिस्सा बचा है, ये क्या है, एक्चुअली दिस इज अ स्मूथ मसल, पीछे से होता है स्मूथ मसल और आगे से सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया तक गैस आ गई। अब आगे चलें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आ गई आपकी गैस ब्रोंकाई में, कहाँ आ गई आपकी गैस, ब्रोंकाई में। मुबारक हो भाई, आपकी गैस ब्रोंकाई में आ गई है। ठीक है, अब हम ब्रोंकाई को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रोंकाई को पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ब्रोंकाई, ये हमारे पास क्या था, ट्रेकिया। ठीक है, 14 से 16
कार्टिलेज से। अब ये फर्दर डिवाइड होगी दो डिवीजन में, ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई में, एक इधर एक इधर। याद रखिएगा लेफ्ट ब्रोंकाई लंबा होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई लंबा होता है, और जो राइट ब्रोंकाई है वो थोड़ा उसकी लेंथ छोटी होती है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है। और फिर आगे बोल रहा है टू शॉर्ट ट्यूब्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रेकिया, ईच ट्यूब इंटर्स लंग, ये लंग्स में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है लंग्स, यहाँ पर इसके अराउंड लंग, ठीक है। सो दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, ठीक है। तो लेफ्ट लंग की जो ये जो ट्यूब है ये लंबी है, और राइट लंग की ट्यूब छोटी है। क्योंकि राइट लंग की ट्यूब छोटी है तो ज़्यादातर जो हमारी जो इन्फेक्शंस होते हैं वो राइट ट्यूब में होते हैं, क्योंकि जल्दी से पार्टिकल आके यहीं पर फंस जाते हैं। और ये ट्यूब जो होती है छोटी होने के साथ साथ इसका ल्यूमेन बड़ा होता है, इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं। द ब्रोंकाई ब्रांच इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब इनसाइड द लंग लीडिंग टू एल्वुलाई। आगे फिर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही हैं, ये देखें फर्दर डिवीजन हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एल्व्यूलाई लगेंगे आके, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एयर हमारी नोज़ में आई, नोज़ से नेज़ल कैविटी में आई, नेज़ल कैविटी से हमारे पास आ गई एयर फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से अभी और फर्दर डिवाइड हो गई, ये कहाँ आ गई, ब्रोंक्यूल्स में आ गई, ठीक है। एयर कहाँ गई, ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स से लंग में तो आ चुकी है एयर, ठीक है, ब्रोंक्यूल से आ गई एयर एल्व्यूलाई में, ब्रोंक्यूल से कहाँ गई, एल्व्यूलाई में। मैं इसको डिस्कस कर लूँ फिर पिछली स्लाइड डिस्कस करेंगे। ये आपका ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलाई में आ रही, एल्व्यूलाई आपके इस तरह होते हैं बिल्कुल, एल्व्यूलाई बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ताकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ताकि हमने जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इसके अराउंड आपकी पल्मोनरी कैपलरीज या फिर पल्मोनरी कैपलरीज होती हैं, ठीक है, जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रही होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स से बाहर निकाल रही होती हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन ये ब्लड ले जा रही है। देखें ये जो ब्लड आ रहा है इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कम है, तो इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट क्या करती है, लंग्स को बोलते हैं यार मुझे ये वाला ब्लड तू पंप कर दे, पंप कर रहा हूँ तो मुझे इसमें ऑक्सीजन डाल दे। तो लंग्स ने तो ऑक्सीजन ली हुई थी, तो लंग्स एल्विलाई में लाके इसके साथ एक्सचेंज कर रहा था। एक्सचेंज क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि इनके बीच के दरमियान फासला भी कम होता है, थिन होती हैं और परमिएबल होती हैं, ठीक है, ये चीज़ इसको मदद कर रही है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सो दिस इज अ क्लस्टर ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड सेल्स, टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पतले होते हैं, ताकि आसानी से एक्सचेंज हो जाए। कैपलरीज इसके अराउंड होती हैं एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई से वापस लंग्स में निकल जाएगी, बिटवीन द एल्वुलाई एंड कैपलरीज हो जाती है एक्सचेंज, ठीक है। और फिर ये जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे हमारा ब्लड कैपलरीज में, वो कैपलरीज आगे मिल के ज़्यादा छोटी छोटी कैपलरीज मिल के आगे एक वेन बना देंगे, पल्मोनरी वेन, वो फिर आपका हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट से फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि लंग्स, देखें आगे कोई स्लाइड है, आगे नहीं है, लंग्स को डिस्कस कर लें, ठीक है, अबाउट टू एंड द लेक्चर, ठीक है। लंग्स क्या है, लंग्स कह रहा है मैंने जैसे बताया, जो हमारा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में हमारे पास कितने लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में हमारे पास दो लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में हमारे पास कितने लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में हमारे पास दो लोब होते हैं, आई एम सॉरी दिस इज नॉट, लेफ्ट लंग में हमारे पास दो लोब होते हैं, एक ये, और सॉरी यहाँ तक है, ये एक ये आपका एक लोब, और ये आपका दूसरा लोब, ठीक है। तो जैसे कहेंगे सुपीरियर लोब, दिस इज कहेंगे इन्फीरियर लोब। और इसके जो होते हैं तीन लोब होते हैं, लेफ्ट लंग के हमारे कितने होते हैं, तीन, सॉरी राइट लंग के तीन लोब होते हैं, लेफ्ट के दो, राइट के तीन, ठीक है। ये फिशर्स होते हैं, ये लाइनिंग्स होती हैं जो इसे डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। पहला फिशर ओब्लिक होता है, यूं होते हैं फिशर, ठीक है, पहला हॉरिजॉन्टल दूसरा ओब्लिक, तो एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक। तो बोल रहा है लेफ्ट लंग के दो लोब, राइट लंग के तीन लोब, राइट लंग के तीन लोब हैं, इसलिए तीन हमने बताए थे कि तीन बार ब्रोंक्यूल इसमें डिवाइड होके आएगा और इसमें दो बार आएगा, तो ये हम पीछे बता चुके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, बिल्कुल समराइज करेंगे लेक्चर को, जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है उसे समराइज करेंगे। एल्विलाय हो गया हमारा, ठीक है, आगे है हमारा ये मैं चीज़ बता चुका हूँ कि ब्लड यहाँ से आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी एल्विलाई से, ऑक्सीजन ब्लड फिर आगे जाके पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। हम ये इधर से समराइज करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है। ये हमारी हमने पेन सेलेक्ट की, ठीक है। ये हमारा कहाँ से आया, या तो हमारा गैस जो आ रहा था, एयर जो आ रही थी वो
नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फिर हमारी ये आ रही थी फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में, और मुंह से भी आ रही थी इसी तरह ओरल कैविटी फिर फेरिंग्स में, ठीक है, और खाना भी आ सकता है, ठीक है। तो मुंह से क्यों नहीं आती, क्यों मतलब इतनी हमारे पास यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मुंह हमारा आप देखते हैं ना बार बार सूख जाता है, यहाँ पर हमारे पास सीलिया नहीं है, हेयर्स नहीं है, तो फिल्टर्ड एयर नहीं आती मुंह से, ठीक है। तो ये फेरिंग्स में आ गई, फेरिंग्स से फिर आगे आएगी आपकी ये लैरिंग्स में, ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स में आपका एपिग्लोटिस का लिड होगी, लिड के बाद आपकी ये ओपनिंग होगी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ठीक है, फिर लैरिंग्स से हमारे पास ये आएगी, लैरिंग्स से आएगी हमारे पास ये ट्रेकिया में, ट्रेकिया में 14 से 16 कार्टिलेज होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आएगी, डिवाइड हो जाएगा ट्रेकिया हमारे पास किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ये फर्दर ये ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, ठीक है, और ब्रोंक्यूल के बाद ये हमारे छोटे छोटे गोल गोल पाउचेस जो हैं ये एल्वुलाई, एल्वुलाई के साथ कैपलरीज अटैच होंगी, कैपलरीज से हमारा ब्लड एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है। ये जो हमारा इसके नीचे होगा एक मसल होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, और ये बाहर वाले जो होते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, जिसको हम आगे रेस्पिरेशन होती कैसे है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने एक ओवरव्यू बता दिया, 3 मसल बताए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल्स, और एक डायाफ्राम बताया, ठीक है, एक डायाफ्राम बताया। तो ये हमारा पूरा लेक्चर हमने समराइज किया, इसमें आगे देखते हैं और कुछ है या नहीं है। दिस इज द सेम थिंग, दिस इज द वही पाथवे हमारा, नोज से माउथ, माउथ से लैरिंग्स, लैरिंग्स से लंग, नोज से माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से लंग, ब्रोंकाई, डायफ्राम वगैरह, ये जो हमारा पूरा है वो पाथवे लिखे हुए हैं। ये समरी है कि ऑर्गन कहाँ से आएगा, ऑर्गन वेयर इंटर्स द बॉडी, नाक और मुंह से आएगा, सेकेंडरी एंट्री मुंह से होती है, प्राइमरी एंट्री नाक से होती है, ठीक है। ये वही फेरिंग्स लिखा हुआ है, ये लैरिंग्स लिखा हुआ है, ये आपका वॉइस वोकल कोड जो मैं डिटेल बता दी, ये आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपका लंग्स एंड ब्रोंक्यूल्स वगैरह, ये एल्वुलाई, ठीक है। और ये आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करें, हम आपका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।